गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम लोग एक नए रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने लगाए थे भारत में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रियोट वारी सिस्टम, ये जो सिस्टम था इसको थॉमस मुनरो फर्स्ट ने सबसे पहले मद्रास और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए लागू किया था। इस सिस्टम की बहुत कुछ बातें मुग़लों के ज़माने में जिस तरह के टैक्स कलेक्शन सिस्टम हुआ करती थी उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता था और लगभग 30 सालों तक ये सिस्टम भारत में काम करता रहा। इस सिस्टम्स की कुछ खास बातें थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो सिस्टम था वो लगभग 38% टोटल कल्टिवेटेड एरिया जो इंडिया का हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसको कवर करता था। और इस सिस्टम के भीतर जो था, जो ज़मीन के मालिकाना हक जिसके पास होता था वो इसको सेल या ट्रांसफ़र भी कर सकने का अधिकार रखते थे। अंग्रेज़ों ने ज़मीन की पैदावार उपज को ध्यान में रखकर एक निश्चित टैक्स इम्पोज करते थे और उसी के अनुसार लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। ये जो टैक्स का सिस्टम था उसमें कम से कम 1/3 टोटल प्रोडक्शन का जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 इक्विवेलेंट जो भी प्राइस हुआ करता था उतना उन्हें टैक्स देना पड़ता था। जो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ पे ये टैक्स का परसेंटेज 50% तक था। कभी कभी ज़मीन के असेसमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से भी अनरियलिस्टिक टैक्स स्ट्रक्चर भी अंग्रेज लागू कर दिया करते थे, जिससे जो प्रोपराइटर हुआ करते थे वो टैक्स को पे करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। तो इस तरह का जो टैक्स सेटअप था, यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने का प्रोविज़न बनाया, लेकिन जो टैक्स देने वाले व्यक्ति थे उनके लिए ये सिस्टम काफ़ी कठिन था। देखने में ये सिस्टम फ्लेक्सिबल लगता था क्योंकि एक फ़िक्स रेट से टैक्स देने की बात इसमें थी, लेकिन ये फ़िक्स रेट भी बहुत हाई था और अकाल के समय में, बारिश बाढ़ के समय में किसी भी तरह का कोई कंसेशन अंग्रेज़ इसमें नहीं देते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि पीजेंट्स के लिए बहुत हार्ड हो जाता था या इंडिपेंडेंट ओनर्स के लिए भी बहुत हार्ड हो जाता था कि वो टैक्स को प्रॉपर पे कर पाए और अपनी ज़मीन की सुरक्षा रख पाए। इस सिस्टम से एक नए क्लास का भी जन्म हुआ जो कि ज़मींदारों का क्लास बना। इसमें क्या होता था कि टैक्स कलेक्शन का जिम्मा ज़मींदारों के हाथ में चला आता था और वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे और बिचौलिए जैसा कार्य करते थे और अंग्रेज़ों को टैक्स पे करते थे। बदले में उनको एक सर्टेन परसेंटेज का इंसेंटिव भी मिला करता था। तो कुछ ऐसे भी लोग हो गए जो अंग्रेज़ों के भक्त निकले। वो ज़मींदारों के रूप में अपने ही देश के लोगों से ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले और गरीब जनता, लोग, पीजेंट्स, सबको काफ़ी तकलीफ़ बढ़ रही थी और ये इस टैक्स सिस्टम की एक अपनी समस्या थी। तो ये जो सिस्टम्स था देखने में तो फ्लेक्सिबल दिखता था, लेकिन ये फ्लेक्सिबल था नहीं और लोगों को इससे काफ़ी नुकसान ही हुआ करता था। दूसरा जो टैक्स सिस्टम था वो यही था और तीसरे तरह के टैक्स सिस्टम में महलवारी सिस्टम था और इस सिस्टम्स की जो ख़ास बातें थी वो आपके सामने अब मैं रख रहा हूँ। इस सिस्टम को 1833 में उत्तरी भारत में लागू किया गया। ये जो सिस्टम था वो पंजाब, अवध, आगरा, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स, मध्य प्रदेश इस सिस्टम्स के भीतर आते थे और इसमें ज़मीन का एक एस्टिमेशन किया जाता था। एस्टिमेशन करने के बाद एक गांव का एक टैक्स जो है वो फिक्स्ड कर दिया जाता था और गांव के सारे विलेजर्स को अपने ज़मीन के प्रोपोर्शन में मिलाकर टैक्स देना पड़ता था और ये टैक्स कलेक्ट करके जो है वो अंग्रेज़ों को दे दी जाती थी। इसमें पूरे गांव के लोग ज्वाइंटली टैक्स को पे करते थे, रिस्पॉन्सिबल होते थे टैक्स पेमेंट के लिए। और जो टैक्स को कलेक्ट करने वाले जो गांव के हेडमैन होते थे उनको कलेक्शन का 5% कमीशन मिलता था। यहाँ भी फिर वही बात आ जाती थी, कमीशन ज़्यादा पाने के चक्कर में ज़बरदस्ती टैक्स की वसूली की जाती थी। किसान दे पाने की स्थिति में है या नहीं है, उनके खेतों में पैदावार है या नहीं है। और सबसे दिक्कत की बात तो तब होती थी कि जब खेतों का कमर्शियलाइजेशन किया गया, यानी फूड क्रॉप्स की बजाय ऐसे चीज़ों के
उत्पादन पे ध्यान दिया जाने लगा, कृषि पे ध्यान दिया जाने लगा, जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए रॉ मटेरियल्स का काम करे, जैसे कॉटन, इंडिगो। तो एक्यूट अनाज की जो है वो कमी होती गई और ढेर सारे अकाल का टाइम भी अंग्रेज़ों के समय में भारत ने महसूस किया। तो ये जो टैक्स सिस्टम्स था वो भी बहुत काफ़ी कारागार नहीं था। इस सिस्टम्स को ब्रेक कर दिया गया, ब्रेक हो गया ये, क्योंकि इस पे डिमांडिंग रेवेन्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी इसमें रिजिडिटी भी थी और इस रिजिडिटी की वजह से ये रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कुल मिला जुला कर अंग्रेज़ों ने भारत में टैक्स कलेक्शंस के लिए 3 सिस्टम्स को लगाया था, जिसमें पहला जो सिस्टम्स था वो हमने आपको बताया ही था, परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा महलवारी सेटलमेंट और तीसरा जो था वो रियोटवारी सेटलमेंट सिस्टम था। और विभिन्न तरह के प्रैक्टिसेस अंग्रेज करते थे भारत में टैक्स कलेक्ट करने के लिए और अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो हर तरह का हथकंडा अपनाते थे और गरीब जनता उसमें पिसती थी। ये एक बहुत बड़ा कारण भी बना आगे चलकर पीजेंट्स रिवोल्ट के रूप में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी स्टार्ट की। टैक्स जो है वो उनको इस हद तक कमज़ोर बना चुका था कि उनको अपनी ज़मीन को वो गिरवी रख देते थे, अपनी ज़मीन को दूसरों को दे देते थे और धीरे धीरे लैंडलेस होते चले गए। तो ये पूरा एक सिस्टम था। अब आगे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों ने भारत के भीतर में लगाई उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। इफ़ेक्ट के रूप में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैक्स पॉलिसीज़ का एकमात्र जो लक्ष्य था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन मिले, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो। वो इस तरह की खेती को आगे बढ़ाना चाहते थे जिससे इंडस्ट्रियल नीड फुलफ़िल होती हो। ज़मींदार जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के प्रयास में लोगों को सताते थे, ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करते थे कि उनको परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है, जो उनका कमीशन है वो उनको ज़्यादा मिले। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट जो देखने में मिला वो था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो था, इसका जो ग्रोथ था वो इंटरमीडिएट लैंडेड इंटरेस्ट को ध्यान में रख के था। बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे जो कि खुद टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे और दूसरे किसी के जिम्मा ये लगा देते थे कि आप मेरे लिए टैक्स कलेक्ट करके ले आओ। तो कई सारे बीच में बिचौलिए इसमें शामिल हो गए और हर बिचौलिए अपना कमीशन बनाने के लिए सबसे गरीब पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे गरीब जो लैंड ओनर है, उसका वो ज़बरदस्ती दोहन करते थे। तो बहुत सारे लार्ज जो है वो इंटरमीडिएट्स जो थे वो आ गए इस सिस्टम्स के भीतर और ख़ास करके ये जो समस्या थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत बड़े पैमाने पे देखी गई। अक्सर पीजेंट्स जो है वो अपनी ज़मीन को बेच देते थे क्योंकि वो टैक्स देने में सक्षम नहीं होते थे। इसलिए जो ज़मीन थी वो एक सेलेबल कमोडिटी बन गई। ज़मीन की खरीद फरोख्त बहुत तेज़ी से बढ़ी और इसमें गरीब किसानों का ज़मीन हटता गया और जो थोड़े मजबूत, थोड़े अमीर ज़मींदार टाइप के लोग थे वो ढेर सारे ज़मीन को अपने पक्ष में करते चले गए। Another development was the emergence of the moneylender as a powerful figure. The peasants who were unable to pay the revenue took money on interest from the moneylender. They had to mortgage their land to them and pay very high rates of interest. Ultimately, they were unable to pay back the moneylender, who was no less oppressive than the British. The peasants mostly lost their land, work as bonded labor on the farms. यानी अंग्रेज भी सता रहे थे, ज़बरदस्ती एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनके फेवर में काम करने वाले जो ज़मींदार थे वो भी पीजेंट्स को सता रहे थे और धीरे धीरे भारत की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी चरमराती चली गई। आज के क्लास में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में ये जानने का प्रयास करेंगे कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किस तरह से प्रमोट होता चला गया अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो इसको आप ऑडियो को अच्छे से सुने, समझे, क्वेश्चंस को करें और फिर हम फिर एक अगले ऑडियो में फिर आपसे मिलेंगे कुछ और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। पढ़ते रहिए, स्टे एट होम। कोई समस्या हो तो उसे आप जूम मीटिंग में शेयर करें। जूम मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ, अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शामिल करें, डिजिटल क्लास में पढ़ाई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।